नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट के लिए लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र का अर्थ, इसकी परिभाषा और इसका ऐतिहासिक स्वरूप क्या रहा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र का प्रारंभिक स्वरूप वैसा नहीं था जैसा कि आजकल है। प्लेटो के समय से लेकर 18वीं शताब्दी तक लोकतंत्र शब्द घृणित व निंदनीय रहा। प्लेटो और अरस्तु जैसे यूनानी दार्शनिक लोकतंत्र को शासन का सबसे विकृत रूप मानते थे। लोकतांत्रिक सरकारों को अपने आधुनिक रूप में पहुंचने में बहुत समय लगा। 19वीं शताब्दी से लेकर लोकतंत्र शासन को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। आज लोकतंत्र शासन का श्रेष्ठतम रूप माना जाता है। आज के समय में शासन का श्रेष्ठतम रूप है वो लोकतंत्र को माना जाता है। लोकतंत्र से अभिप्राय अनिवार्यता सामान्यतः उस सरकार से है जिसमें शासितों को शासन संबंधी निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त रहती है। यानी लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता नियंत्रण में निहित है। यानी शासन का ऐसा रूप जिसमें शासन करने की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है और वो शासन को नियंत्रित करती है तथा उसमें अपनी सहभागिता निभाती है। अब इसका लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा के रूप में यदि हम चर्चा करें तो लोकतंत्र का जो अर्थ है उस पर सर्वाधिक मतभेद है। यानी इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। कुछ विद्वानों ने इसे आडंबरमय व्यवस्था कहा है तो अन्य विद्वानों ने इसे शासन व्यवस्था का सबसे श्रेष्ठ रूप बताया है। सारटोरी ने लिखा है कि लोकतंत्र ऐसी वस्तु के आडंबरमय नाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी ऐसे आडंबरपूर्ण वस्तु माना है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी हम केवल कल्पना करते हैं। लावेल के अनुसार लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में केवल एक प्रयोग है। लावेल ने लिखा है कि लोकतंत्र शासन के संबंध में केवल एक प्रयोग है। अब्राहम लिंकन ने इसकी परिभाषा जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन कहकर स्वीकार करते हैं। शेले कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। शेले ने कहा जैसे प्रजातंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब चुनाव होते हैं तो वयस्क मताधिकार के आधार पर सभी व्यक्ति उसे भाग लेकर अपनी सरकार का निर्माण करते हैं। डायसी लोकतंत्र को सरकार का ऐसा स्वरूप बताते हैं जिसमें शासन जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। हंसा के अनुसार लोकतंत्र वह राज्य है जिसमें प्रभुत्व शक्ति समष्टि रूप में जनता के हाथ में रहती है, जिसमें जनता शासन संबंधी मामले पर अपना अंतिम नियंत्रण रखती है तथा यह निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासन सूत्र स्थापित किया जाए। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं है, अपितु सरकार की नियुक्त करने, उस पर नियंत्रण रखने तथा उसे अपदस्थ करने की विधि है। ये इतनी अपने परिभाषा पर चर्चा की लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र को शासन और राज्य के रूप में दर्शाया गया इन परिभाषाओं में। लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था भी है। समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र से उस समाज का ज्ञान होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य व्यक्ति के रूप में होता है और जाति, रंग, धर्म, संपत्ति के बिना सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है और यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है
तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। लोकतंत्र को आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में भी देखा जा सकता है। आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का तात्पर्य आर्थिक समानता की स्थापना से है। लोकतंत्र राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार नहीं है, वरन यह जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण भी है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों द्वारा दूसरे व्यक्तियों के प्रति वही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा वह अपने प्रति पसंद करता है। गिडिंग्स के मत में कहा है कि लोकतंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं है, वरन राज्य और समाज का रूप अथवा तीनों का मिश्रण भी है। मैक्स ने लोकतंत्र का व्यापक अर्थ बताते हुए लिखा है कि 20वीं सदी में लोकतंत्र से तात्पर्य एक राजनीतिक नियम, शासन की विधि और समाज के ढांचे से नहीं है, वरन यह जीवन के उस मार्ग की खोज है जिसमें मनुष्य की स्वतंत्र और ऐच्छिक बुद्धि के आधार पर उनमें अनुरूपता और एकीकरण लाया जा सकती। संक्षेप रूप में हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है। यह एक विशेष प्रकार का आर्थिक तंत्र है। यह एक जीवन जीने की ढंग या पद्धति है। यह एक विशेष प्रकार के मनोवर्ती तथा एक नैतिक अथवा आध्यात्मिक आदर्श है। अब अवधारणा के रूप में भी लोकतंत्र के 3 अंतर संबंधित अर्थ लिए जाते हैं, जिनमें पहला निर्णय करने की विधि है। यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है। और तीसरा अवधारणा है, यह आदर्शात्मक मूल्यों का समूह है। तो हम पहले चर्चा करते हैं कि निर्णय करने की विधि के रूप में लोकतंत्र निर्णय करने की प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक ढंग से लिया गया निर्णय संपूर्ण समाज के द्वारा लिया गया निर्णय कहा जाता है। इस संबंध में अरस्तु ने कहा था कि निर्णय लेने के लोकतांत्रिक ढंग में पदाधिकारियों का चुनाव सब में से सबके द्वारा तथा सबका हर एक पर और प्रत्येक का सब पर शासन होता है। अर्थात वही निर्णय शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक ढंग से लिए हुए कहा जा सकता है जिनमें विचार विनिमय हुई है, जन सहभागिता उनमें बहुमत के आधार पर है, संवैधानिकता है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण आदि तत्व होते हैं। और निर्णय प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए संविधान के कई प्रावधान होने चाहिए, जैसे जनता के सामने प्रतियोगी पसंदों के अनेक विकल्प, यानी जनता के सामने अनेक विकल्प होने चाहिए जिसमें किसी को पसंद कर लें। मताधिकार की पूर्ण समानता, एक निर्धारित आयु उसको प्राप्त करने के बाद में सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। मताधिकार का अधिकार किसी भी जाति, धर्म, वेशभूषा, लिंग इनके आधार पर नहीं होना चाहिए और उनमें निर्वाचित होने की उनको पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो चाहे चुनाव लड़ सकते हैं और निर्वाचित होने की उनको स्वतंत्रता है। अगला, प्रतिनिधित्व की अधिकतम समरूपता, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पदों को धारण करने की क्षमता। यानी लोकतंत्र में बिना किसी भेदभाव के जाति, भाषा, धर्म, लिंग इनके भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद धारण करने की स्वतंत्रता या क्षमता होनी चाहिए। अगला, निर्णय लेने के सिद्धांतों के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था कतिपय सिद्धांतों पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था उस राजनीतिक पद्धति में विद्यमान रह सकती है जहाँ सिद्धांतों के आधार पर निर्णय किए जाते हैं, और जहाँ सिद्धांतों के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाते, मन मर्जी से निर्णय लिए जाते हैं, व्यक्ति विशेष की इच्छा से निर्णय लिए जाते हैं, तो वहाँ लोकतांत्रिक शासन पद्धति विद्यमान नहीं रह सकती है। लोकतंत्र को स्वीकार सिद्धांत हो, जैसे प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत। सरकार कैसी हो? प्रतिनिधि सरकार हो, जनता द्वारा चुनी सरकार हो।
उत्तरदायी सरकार हो, सरकार जनता के प्रति और लोकप्रिय सदन के प्रति, यानी सरकार को लोकप्रिय सदन के प्रति और अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। संवैधानिक सरकार, प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत और लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का गठन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। सरकार निश्चित अवधि के लिए जनता के द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए और सरकार जनता के प्रति अपने समस्त क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए। जब जनता मतदान के द्वारा सरकार निर्वाचित करती है तो सरकार भी अंतिम रूप से अपने सभी क्रियाकलापों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शासन में नियतकालीन निर्वाचनों के माध्यम से जनता को सरकार के कार्यों का मूल्यांकन का अवसर मिलना चाहिए। यानी निश्चित अवधि के बाद में जब चुनाव होते हैं तो जनता उस पिछली सरकार की क्रियाकलापों का मूल्यांकन करती है और फिर उसी के आधार पर उसी सरकार को दोबारा लाना है या दूसरे दल की सरकार को लाना है, ये जनता सुनिश्चित करती है और इसका पूरा अवसर जनता को मिलना चाहिए। लोकतंत्रात्मक शासन में राज्य का न केवल संविधान हो अपितु उस संविधान के आधार पर निर्वाचित संवैधानिक सरकार भी होनी चाहिए। संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संवैधानिक उपबंधों यानी संविधान के अनुसार संगठित, सीमित और नियंत्रित होती है तथा व्यक्ति विशेष की इच्छा के स्थान पर केवल शासन के अनुसार, केवल विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार शासन संचालित होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतियोगी राजनीति के लिए आवश्यक है कि अनेक संगठन, राजनीतिक दल व समूह प्रतियोगी रूप में उस व्यवस्था में सक्रिय होने चाहिए। और यदि प्रतियोगी राजनीति नहीं होगी, कोई एक ही दल होगा, तो वहाँ पर लोकतंत्र पद्धति जीवित नहीं रह सकती। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। राज्य में जनता सर्वोपरि एवं संप्रभु होती है। अगला आदर्शात्मक मूल्यों के रूप में लोकतंत्र। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कतिपय आदर्शों अथवा मूल्यों पर टिकी होती है। लोकतंत्र के आदर्श हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधि का शासन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा समता का सिद्धांत। तो इन मूल्यों के आधार पर ही लोकतंत्र को टिका होना चाहिए। ये लोकतंत्र के आदर्श। अब हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र का ऐतिहासिक स्वरूप। लोकतंत्र को हम जैसा जानते हैं वह पूर्णतः एक आधुनिक विचार है। अनेक प्राचीन समाजों में लोकतांत्रिक सरकारों का अस्तित्व तो था। इतिहासकारों ने यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में कुछ ऐसे समाज थे जिनकी सरकारें लोकतंत्रीय सरकारों से मिलती जुलती थी। प्राचीन यूनान में इसी प्रकार की सरकार थी, किंतु लोकतंत्र के संबंध में चर्चा करते समय हमें थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। यूनान के प्राचीन नगर राज्यों में ऐसी सरकारें थी जिन्हें लोकतांत्रिक कहा जाता था, किंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह सत्य नहीं है। प्राचीन एथेंस में जनसंख्या दो भागों में विभाजित थी। एक वर्ग में दास थे जिन्हें राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं मिले थे। वे एथेंस की सरकार के अंग नहीं थे, यद्यपि वहाँ की अधिकांश अर्थव्यवस्था उन्हीं के श्रम पर आधारित थी। दूसरे वहाँ पर मालिकों का एक छोटा सा वर्ग था। मालिक वे व्यक्ति थे जिन्हें दासों पर स्वामित्व तथा राजनीतिक अधिकारों का एकाधिकार प्राप्त था। जहाँ तक इन अल्पसंख्यक मालिकों का संबंध था, एथेंस की सरकार पूर्णतः लोकतांत्रिक थी, जबकि आधुनिक मानदंड के अनुसार इसे निकृष्टतम अत्याचार तंत्र कहा जाएगा। आधुनिक युग में लोकतंत्र की विचारधारा समता से संबंध है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ व्यक्तियों के लिए लोकतंत्र का अस्तित्व हो और अधिकांश के लिए नहीं हो। इस दृष्टि से प्राचीन यूनान में एक प्रकार से लोकतंत्र था भी और नहीं भी था। मालिकों के लिए सरकार निश्चित रूप से लोकतांत्रिक थी, जबकि दासों के लिए ऐसा नहीं था।
वस्तुतः आधुनिक मापदंडों के अनुसार एथेंस का लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं था। आधुनिक लोकतंत्र में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं हो सकते, सभी नागरिकों समान है। आधुनिक लोकतंत्र का विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड प्रथम देश था जिसने लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई। निसंदेह कुछ सरल कार्य नहीं था। सन 1640 के बाद इंग्लैंड में इसके लिए दीर्घ काल तक राजनीतिक अशांति तक गृह युद्ध होता रहा। सन 1688 में इसकी गौरवपूर्ण क्रांति के रूप में परिणति हुई और 1688 में नए राजा को पदासीन किया गया। किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का एक नवीन सिद्धांत भी प्रतिष्ठित हुआ, जिसे उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत कहते हैं। उत्तरदायित्व का अर्थ जनता की उस शक्ति से है जिसके कारण जनता सरकार से प्रश्न पूछ सकती है जो उसने कुछ किया है और क्यों किया है। यदि वो सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है तो उसे आगामी निर्वाचन में अपदस्थ कर सकती है। सन 1688 के पूर्व इन सिद्धांतों का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। नौकरशाही का पतन और लोकतंत्र का उदय एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी। 1688 में इस प्रक्रिया का केवल एक सूत्रपात ही हुआ था, किंतु इससे कानून के शासन की स्थापना हुई, जिसका अर्थ कानूनों के मानदंड पर आधारित था, न कि ऐसी सरकार जो सत्तारूढ़ व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर हो। कभी कभी इसे संवैधानिक प्रणाली भी कहा जाता है। अमेरिकी क्रांति से भी लोकतंत्र के विचार को बल मिला। ब्रिटेन के अमेरिकी उपनिवेशों के विद्रोह से लोकतांत्रिक विचारधारा का एक अन्य पक्ष भी प्रकाश में आया। अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटिश संसद द्वारा लगाए जाने वाले करों का विरोध किया, क्योंकि उसमें उन्हें पर्याप्त जनता का प्रतिनिधित्व नहीं था। अमेरिकी क्रांति द्वारा गणतंत्र या दक्षात्मक सरकार का विचार विकसित हुआ, जो राजतंत्र से पूर्णतः भिन्न था। उसके बाद से अधिकतर लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था का गणतंत्रात्मक स्वरूप प्रचलित होता रहा। सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांत के विकास के रूप में सबसे अधिक योगदान दिया। इंग्लैंड में लोकतांत्रिक क्रांति और अर्थात सामंतीय राजनीतिक व्यवस्था के लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया के पूर्ण होने में अधिक समय लगा। इसके अतिरिक्त सामंतों के राजनीतिक विशेषाधिकार भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किए गए। फ्रांसीसी क्रांति एक भिन्न प्रकार की क्रांति थी। इसमें प्राचीन राजतंत्र को एक प्रकार समाप्त कर दिया गया और उसके साथ ही सामंतों के अधिकांश विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिए गए। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने मानव अधिकारों का घोषणा पत्र अंगीकार किया और इसमें सभी व्यक्तियों को समान घोषित किया। लोकतंत्र की प्रारंभिक क्रांतियों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। इसने लोकतंत्र के विचार को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से संबंधित किया। थैंक यू।